मंत्र लेखक प्रेमचंद जी। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी दो कार। एक डोली लिए आते दिखाई दे। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी चीख से झांका। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब के हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया। बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट का समय बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा, 7 में से यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती प्राय यहाँ रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी मना करे लेकिन वे अपने ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़े। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं बाबूजी। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका अब भी उसे विश्वास नहीं था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर चली गई। डॉक्टर चड्ढा के पास से निराश होकर वह दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। अपनी किस्मत ठोंक ली उसी रात। उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी जीवन लीला समाप्त करके संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकालकर अंधकार में आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन और यश कमाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की। 50 की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को लज्जित करती थी। उनके केवल 2 संतानें हुए, एक लड़का और लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए मिसेज चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की की शादी हो गई, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधारशील विनय का पुतला, बड़ा ही गौरवशाली था। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास में कुर्सियां बिछी थी। एक तरफ शहर के रईस और हुक्काम, दूसरी तरफ कॉलेज के छात्र बैठे भोजन कर रहे थे। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। बेचारे कैलाश को दम मारने का अवकाश न मिल रहा था। तभी एक रमणी ने आकर कहा, तुम्हारे सांप किधर हैं, जरा मुझे दिखाओ तो। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें आज दिखाना पड़ेगा। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों को पालने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा। जब ही भोज समाप्त हुआ वह अपने दोस्तों को लेकर सांप दिखाने गया। एक एक सांप को निकालने लगा, किसी की गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में। मृणालिनी बार बार मना कर रही थी, इसे गर्दन में ना डालो, बस दूर से दिखा दो। वह पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक ना सुना। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्व कला का प्रदर्शन, ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टोका, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, कहो तो अभी दिखा दूं। उसने एक सांप को पकड़कर कहा, इससे ज़्यादा जहरीला सांप मेरे पास नहीं है, अगर काट ले तो इंसान आनन फानन से मर जाए, लहर भी ना आए। इसके दांत दिखा दूं? कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर उसके गर्दन को जोर से दबाई। इतनी जोर से उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसे समझ में ना आ रहा था कि वह
उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिसको शक है आकर देख ले। दांत देखकर सभी चकित रह गए। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा। वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून निकलने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ दौड़ा। मेज की दराज में एक जड़ी रखी थी जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली को जड़ से कसकर बांधी जड़ी पीसने को दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वे नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर विश्वास था। कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा। वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। तभी जड़ी पीस कर आ गई, उसकी उंगली में लेप किया। 1 मिनट बीता, कैलाश की आंखें बंद होने लगी। वह पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर सिर गोद में रख लिया और टेबल फैन लगा दिया गया। आध घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा बिगड़ती गई, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं अता पौता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। अलग पछाड़े खा रही थी। डॉक्टर चड्ढा अपनी गर्दन पर नस्तर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव जान बच जाए। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत न होती। कितना समझाया कि सांप न पालो, मगर सुनता कौन है। बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को ही बुलाइए। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी छाई थी, वही मित्र समाज। लेकिन जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती, बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता। यही उनकी जीविका थी। न उन्हें किसी ने रोते देखा, न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की फुर्सत कहाँ। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ लगाई, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोला। एक आदमी अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों में गिर पड़ा। एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। आज जान पड़ेगा बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के होंगे? नहीं जी, यही एक लड़का है। सुना है, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उसकी बखत मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक दया न आई थी। उनके द्वार पर होता तो भी न पूछता। अच्छा किया जो बता दिया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जरा तंबाकू ले ले, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा, सारी साहिबी निकल जाएगी। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे मर गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, अब क्या करोगे? आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो मैं न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तब भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिरती है। इस निर्दयी ने एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह बचेगा नहीं? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं था कि उसकी एक निगाह देखने से अमृत बरस जाता। खाली मन की दौड़ थी। किसी दिन जाऊंगा तब पूछूंगा कि क्या हाल है। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में तो कोई ऐब होता ही नहीं, देवता होते हैं। भगत के जीवन का ये पहला अवसर था जब ऐसा समाचार पाकर वह चुप बैठा था। 80 वर्ष के जीवन में कभी ऐसा न हुआ कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप हो, लू हो, कुछ भी हो, वह तुरंत घर से निकल पड़ता। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया। पर अब वह घर में
घर से कदम नहीं निकाल पा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रख दी है। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। अंत में लेट गया। यह खबर उसके हृदय में बोझे के समान रखी थी। उसे मालूम हो रहा कि उसकी कोई चीज खो गई, जैसे सारे कपड़े गीले हों, पैरों में कीचड़ लगा हो। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बात बात करते में सोते हैं, जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा और अपनी लकड़ी उठा ली, धीरे से किवाड़ खोला। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो जाऊं? वह आकर पैरों में पड़े तो भी ना जाऊं। उठे तो इसी इरादे से थे। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काटे वो इसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठ गया, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हो। बाहर निकल कर देखा तो गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता हूँ अभी कितनी रात बाकी है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा। और क्या? अभी थाने से आ रहा तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी है। उनके लड़कों को कीड़े ने छू लिया, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 तक देने को तैयार है। भगत, मैं तो नहीं जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना? कल मर जाऊंगा तो पीछे कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत ने पैर आगे बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह काबू में नहीं रहती, वैसे ही पैर कहीं रखता कहीं पड़ता। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। आधी राह निकल जाने पर सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने उसके मन में विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर जाड़े पाले में चला आया, आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती तो 2-4 भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया? दुनिया में हजारों जीते मरते हैं, मुझे किसी से क्या मतलब? अहिंसा ने जवाब दिया, मैं वहाँ झाड़ फूंक करने थोड़ी ना जा रहा हूँ। वह डॉक्टर साहब कैसे रोएगा, देखता हूँ किस तरह सिर पीटेंगे, पछाड़े खाएंगे। वे विद्वान लोग हैं, सब्र कर जाते होंगे। तभी 2 आदमी दिखे, बातें कर रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही एक लड़का था। भगत के कानों में आवाज़ पड़ी, वह और तेजी से बढ़ने लगा। उस ऐसा लग रहा था जैसे अभी मुंह के बल गिर जाएगा। 10 मिनट के बाद बंगला नजर आया। बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया था। रोने पीटने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। वह कभी इतनी तेज नहीं दौड़ा था, मानो मौत उसके पीछे दौड़ रही हो। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। सभी रो रो कर थक चुके थे। सुबह होने का इंतजार था कि लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा द्वार पर भगत ने आवाज़ दी। देखा एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, लकड़ी के सहारे कांप रहा। डॉक्टर साहब ने बड़ी नम्रता से कहा, भाई आज मैं मरीज ना दे सकूंगा, मेरे घर में बड़ी विपत्ति है। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबू, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? जरा दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला देता है। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, 3-4 घंटे हो गए, जो होना था हो गया। डॉक्टर साहब को आशा न थी, पर बूढ़े को दया आ गई। अंदर ले आए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी, नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक ही दिल छोटा मत कीजिए। जरा कहारों से कहिए पानी तो भर कर लाएं। कहारों ने पानी भरकर लाना शुरू कर दिया। भगत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। एक मंत्र समाप्त होता वह जड़ी कैलाश के सिर पर घुमाता। न जाने कितने मंत्र फूंके। आखिर जब उषा ने लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी। एक अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर किसी से भगत का यश गा रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शनों को उत्सुक थे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी यही तो चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ लोग भगत को तलाश रहे थे और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी कर्जदार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा,
रात को मैं नहीं पहचान पाया, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार मरीज लेकर आया था, मैं खेलने जा रहा था और मरीज नहीं देखा था। आज उस दिन को याद करके जितनी ग्लानि हो रही बता नहीं सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने को हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।